तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 एग्जाम डेट आपकी थी 14 मई की। 14 मई को आपका एग्जाम था। इसका सेट डी का हम आंसर की अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पूरे पेपर का एक संपूर्ण जो है कंप्लीट विश्लेषण करूंगा। 1 to 1 जितने भी प्रश्न होंगे आपके सामने आएंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये सेट डी है। हो सकता है आपके पास सेट ए हो, बी हो, सी हो, मैं डी को डिस्कस कर रहा हूं। तो आप एक बार प्रश्न को भी सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रश्न, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा आयोग ने इस बार जो है सफल किए हैं, बहुत सारे जंबल किए हैं। कहीं पर पहले नंबर का क्वेश्चन, कहीं पर वही जो है 150वें नंबर पे होगा, वही 149वें नंबर पे होगा। और सब्जेक्ट भी सीक्वेंस वाइज नहीं थे कि भाई पॉलिटी के एक साथ हो, ज्योग्राफी के एक साथ हो, ऐसा भी नहीं था। तो ये भी एक तरीका। और ऑप्शन भी अलग अलग है, मतलब आप ऑप्शन भी देखेंगे तो सभी सेट में ऑप्शन भी अलग अलग आएंगे। तो इसीलिए आपको एक बार देखना है और देख करके क्वेश्चंस के आंसर को, मैं चाहता हूं आप लोग भी पार्टिसिपेट होइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कैसा रहा। इसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए। लंबा डिस्कशन चलेगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, आप लोग भी डिस्कस करिएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कुछ डिबेट भी है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आपके साथ ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। जो पढ़ाया था वही आपके प्रश्न आए हैं। जिसने ईमानदारी से पढ़ा है, जिसने ईमानदारी से रिवीजन किया है, बहुत प्रॉपर। कल बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे, ग्रुप में कमेंट आए थे, पर्सनली बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, बहुत लोगों के मेल और फोन कॉल है कि पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत लोगों ने 120 से ज्यादा अटेम्प्ट किया है। मैंने 120 से 130 का आपको टारगेट देकर के भेजा था कि कम से कम 125 के आसपास अटेम्प्ट करिएगा, 120 से 130 के बीच में। तो ज्यादातर बच्चों ने इस स्तर पे अटेम्प्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी पेपर आसान नहीं है। जिनको आसान लग रहा है वो बाहर बैठ करके बात कर रहे होंगे। यदि आप एग्जाम हॉल पे बैठे हैं तो ये अपने आप में बहुत कठिन पेपर है। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को प्रयास यही करूंगा कि एग्जाम हॉल पे देखिए यही क्वेश्चन कैसे आपसे गलत हो जाता है, वही क्वेश्चन जब आप बाहर जो है सॉल्व करते हैं तो वो चीज आसान लगती है। ठीक है, तो वो एक होता है दबाव, एग्जाम प्रेशर होता है। 2 घंटे की अवधि है, 150 प्रश्न है, फिर ओएमआर सीट भी फिल करनी है। एक होता है, इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम हॉल पे आपके साथ कैंडिडेट बैठे हुए हैं, बड़ी भीड़ होती है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव एग्जाम का बनता है। ठीक है, वो सारी चीजों को यहां पर हम ध्यान में रखते हुए मैं आपको सटीक इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है। और इसके बाद जो है आप सभी की आगे मेंस की तैयारी को लेकर के, देखो मेंस को लेकर के भी घबराना नहीं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। मेंस में देखिए एक पेपर आपके जुड़े हैं, पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से। ये दोनों पेपर को लेकर के मैंने बहुत समग्रता से काम किया, बहुत डिटेल से अभी पढ़ाना चालू किया है और आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का संपूर्ण अध्ययन मैं आप सभी को कराऊंगा। अब मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कराऊंगा और टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको एक एक टॉपिक पे डिटेल की जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है, पूरा ऑप्शनल लेवल का बना दिया आयोग ने पेपर 5 और पेपर 6 को। तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की संपूर्ण कक्षाएं आपको आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, आजाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ये बैच से जरूर जुड़ करके उत्तर प्रदेश डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इथिक्स का पेपर मेरे द्वारा कराया गया है, पेपर 4 आपका बहुत अच्छा 120 लेक्चर में इथिक्स की केस स्टडी प्लस इथिक्स का जितना भी टॉपिक है सारे मैंने करवाए हैं। तो इथिक्स भी आपको करना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे एडिशनल टॉपिक हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यूपी पीसीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य बैच। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड बैच है, अभी तक अपडेटेड है, पूरा करंट अफेयर्स अपडेट किया जाएगा, विद आंसर राइटिंग आपको मिलेगा। वहां पे कंप्लीट आंसर राइटिंग भी आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, यूपी का पूरा जो पेपर 5 पेपर 6 है, बाकी जीएस के चारों पेपर ये भी उपलब्ध होंगे। और सिर्फ आपको 6999 पे पूरा बैच होगा आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जो आपका इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, गवर्नेंस का टॉपिक है, या जितने भी टॉपिक हैं आपके, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया आपका, या फिर आपका साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक आपको बैच में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो लक्ष्य बैच है हमारा 2024 के लिए भी, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी कारगर होगा, और 2023 में मेंस दे रहे हैं आप तो उसके लिए भी कारगर होगा। जो ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए सारी क्लासेस, सारे कंटेंट को हम अपडेट कर देंगे। आंसर राइटिंग आपके यहां पे प्रॉपर सारा का सारा आंसर राइटिंग का एक पूरा फोल्डर मिलेगा, बैच मिलेगा, जहां पे आप आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे और उसको लेकर के पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो लक्ष्य बैच से आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए लक्ष्य बैच को लेकर के तो 9115
269789 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। बैच की फीस मैं बता देता हूं, 6999 पे पूरा कंप्लीट बैच है, जिसमें पेपर 5 और 6 भी आपके सम्मिलित हैं, और जीएस के सारे पेपर हैं 1 2 3 4 ये भी सम्मिलित हैं। लक्ष्य यूपी पीसीएस बैच सभी बच्चों के लिए है जो आगे चल के मेंस देना चाहते हैं या 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं। 2024 के लिए भी अब ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे के लिए जानकारी ले रहे हैं, तो आप लोगों को लक्ष्य बैच से जुड़ जाना है। यहां पे पूरी तैयारी कराई जाएगी A to Z, शून्य से लेकर शिखर तक, पूरा मेंस ओरिएंटेड, और टाइम कम बचा है इसलिए आप लोग ज्यादा समय मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आंसर की स्टार्ट करता हूं। आपको आंसर की में एक एक क्वेश्चंस में बताता जाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था जो 24 में एग्जाम देंगे, या जो आने वाले 28 मई में एग्जाम देने वाले हैं बहुत सारे बच्चे, जो आईएएस का एग्जाम है, उसमें भी आपको बहुत कारगर इससे बेनिफिट मिलेगा। आज के इस सेशन को ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि आप इस पूरे सेशन को देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर हल करना आ जाएगा। तो मैं सेशन का आरंभ कर रहा हूं आपके साथ, और आप सभी मेरे साथ सेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बड़ा शुभारंभ हम कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। अब देखो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। आपके पास ये पूरा डी वाला है, सेट डी है आपके पास, ठीक है, ये डी है सेट, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा ब्लर हो सकता है क्योंकि जिस बच्चे ने, आप में से ही किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजी थी मुझे, तो ये स्क्रीनशॉट आप में से किसी ने भेजा है, तो आप देख लीजिएगा, सेट डी है ये आपका, सेट डी कल ग्रुप में भेजा था किसी ने, और जिन्होंने भी भेजा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपके पास होगा। यहां पे मैं एक बार डिस्कस करता जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है ये इकोनॉमी बजट से जुड़ा हुआ है, बजट, और बजट को लेकर के 2023-24 का बजट आपको करवाया गया था संस्थान में, ठीक है। मैंने टारगेट भी दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा है, और मैंने आपको जो मास्टर वीडियो था वहां पर भी बजट करवाया था। क्वेश्चन पूछा, बजट 2023-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाए जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल पे यदि आपको आता है तो अटेम्प्ट करोगे। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सभी ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है। यहां पे ऑप्शन में 40, 20, 30, 50 कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप एक बार मुझे बताइएगा कि आपने क्या लगाया है। क्योंकि देखो ओवरऑल ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ये तो यहां पे बैठ करके आपको आसान लगेगा, एग्जाम हॉल पे यही क्वेश्चन यदि आ रहा है तो ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस को कठिन की प्रवृत्ति में रखता हूं, क्योंकि आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, इनमें तुक्का भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार महसूस भी कर पाओगे कि कमेंट सेक्शन में अलग अलग बहुत सारे बच्चों के वो होंगे, कोई कहेगा कि सर बी सही है, कोई कह रहा सी सही है, तो इसी से आइडिया लग जाएगा आपको। ये सेट डी है, और इसमें पहला क्वेश्चन बजट से है, और इसमें बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इसका ये सी है इसका सही आंसर। वैसे इसका सही आंसर सी है, लेकिन आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। जिनको याद होगा, फैक्चुअल होगा, जिन्होंने क्लास ली है, पढ़ा है, बजट पढ़ा है, उनको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। प्रभा देवी जी करें सर स्किप कर दिया। मैंने आपको बताया था कि 130 क्वेश्चन हल करिएगा, 120 से 130 क्वेश्चन ही हल करिएगा, इससे ज्यादा नहीं, तो ये स्किप कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्किप करना सीखना है। आज के सेशन में मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आप स्किप करना सीख जाएं क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चन को स्किप करना भी सीख जाएं। इस उद्देश्य के साथ ही पूरा का पूरा मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हां, एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, कभी इकोनॉमी का है, कभी हिस्ट्री का है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपका 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने 1857 की क्रांति को लेकर के भी आप लोगों को क्लास में करवाया था, और आप लोगों को जो है 1857 की क्रांति को लेकर के मैंने महा रिवीजन क्लास में करवाया था। इंटायर वीडियो में है, मास्टर वीडियो में है, सब पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, एक बार उससे देख सकते हो सकता है आपको ये सही ना दिख रहा हो, ठीक है।
ये इशू आ रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लाइट ज्यादा है व्हाइट कलर के कारण से, लेकिन फिर भी दिख रहा है। आप एक बार अपना वो कर लीजिएगा, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 480 में कर लीजिए अपने उसको, तो सही हो जाएगा। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ठीक है, बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो सिंपल सा इसका आंसर था सी, खान बहादुर खान। हजरत महल के बारे में आपको पता है, ये लखनऊ में जो है इन्होंने लीड किया था। 1857 की क्रांति से 2-3 क्वेश्चन आए इस बार। नाना साहब ने कानपुर और कुंवर सिंह जी ने बिहार जगदीशपुर में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आप कर सकते हैं। महा रिवीजन में मैंने जो है टॉपिक लिए थे और करवा दिया था। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, शायद आप लोग को याद हो, मैंने पूरी एक श्रृंखला चलाई थी जब रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ था और उसके बाद जब रशिया के द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया था, तो एक वीडियो मैंने दिया था आपको। डोनबास एरिया जो आपका यूक्रेन का है, डोनबास एरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र के तौर पे है, इसमें डोनेटस्क सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये देखो चर्चा में था, अभी लंबी लड़ाई चल रही है और रूस यूक्रेन से आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको कर पाने चाहिए थे, तो इसको लेकर मैंने मास्टर वीडियो में भी बताया था और इसको लेकर एक मैंने कंप्लीट जो है आपका वो भी, यदि मैंने आपने लेटेस्ट 5 मास्टर वीडियो दिए किए हैं, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। 5 लेटेस्ट मास्टर वीडियो किए हैं और इंटायर वीडियो जो मैंने आपको दिए थे, इतने से अभी देखिए क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये आपका रूस यूक्रेन युद्ध से मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप अभी जाना करंट अफेयर विशेषांक वाली प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मिलेगा, जिसमें मैंने बताया है कि जेपोरेजिया को भी कब्जा किया था और डोनेटस्क को भी। ठीक है, देखो खार्किव आपका यहां पे उत्पादक के तौर पे डोनेटस्क है, खार्किव आपका भंडारण, सबसे ज्यादा जो है कोयला आपका यूक्रेन में खार्किव में है, बाकी उत्पादन डोनेटस्क कर रहा है, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक करंट अफेयर से था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो काफी चर्चा में ये था, मैगजीन्स वगैरह में यदि आपने पढ़ा है तो चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। ये तो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। इसके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2025 तक ये चाहता है कि धूम्रपान को मुक्त कर दिया जाए। तो न्यूजीलैंड आपको पता है कि एक टॉप कंट्रीज में रहता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे जिस भी चीज हो, तो इस हिसाब से इसका टारगेट आपका ये 2025 सही ऑप्शन है, आंसर है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं और जूम आउट करता हूं, शायद आपको दिखने लग जाए। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, पर फिर भी सहयोग करिए आप लोग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका दिसंबर 2022 में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला ये 2025 तक। अगला नेक्स्ट, अब देखो ये आप ही लोगों ने भेजा है और जैसे ही आपने भेजी है वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग को थोड़ा सा अच्छी प्रिंट भेजनी चाहिए थी, निश्चित तौर पे फिर अच्छा रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहां पे कुछ प्रावधान दिए गए, संविधान दिए गए, संविधान के 100% सही हैं। हिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन सही पाओगे, संविधान में सब चीजें मैंने करवाई आपकी। यहां पे कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, महा रिवीजन में मैंने भाग वाला एक वो करवाया था आपका महा रिवीजन, यूपी पीसीएस महा रिवीजन कराया था, भाग मैंने सारे पढ़ाए थे उसमें, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो शाम को चलती थी उसी से आपका ये आंसर निकल आएगा। देखो यहां पे अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है आपके ये 14A में है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन में सही सुमेलित नहीं है, ये बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, बाकी सब सही है। राजभाषा आपका सही है, अनुसूचित जनजाति भाग 10 है, संघ राज्य क्षेत्र आपका 8 है, तो ये सही है। ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि आपने रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए थे, यदि आपको पता हो, आर्टिकल्स पढ़ाए थे और संविधान का जिसने भी इंटायर वीडियो देखा है, इंटायर वीडियो देखा है, इंटायर वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ये पूछा गया 343(2) से ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? 15 वर्ष। जब देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उसमें बोला गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलेगी सब में। अभी इसको रिन्यूअल करते जा रहे हैं, लगातार रिप्लेस करना है, हिंदी से रिप्लेस करना है, इसको लेकर के लक्षित किया गया था इसको। तो ये भी सिंपल सा था क्वेश्चन, यदि आपने एंटायर वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने डिस्कस किया है, 343(2) को बताया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला ये को आपका देखो यहाँ पे जंबल है क्वेश्चन, तो कभी बायो आएगा कभी कुछ भी आएगा। ये आपका बायो से क्वेश्चन है, कह रहा है कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो कीट भक्षी पौधा कौन, ऐसे पौधे होते हैं जिनको नाइट्रोजन की कमी होती है,
है ना, पोषण के तौर पे नाइट्रोजन की कमी होती तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को का भक्षण करते हैं। तो यहां पे देखिए कई सारे नाम है, अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, यदि आपको पता है तो ठीक है। निकोटोनियाना ये आपका तंबाकू से जुड़ा हुआ है, तंबाकू से जुड़ा हुआ है। ये आपके फूल वाले पौधे हैं जिनमें फूल होता है, और नीलुम्बो आपका कमल से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका है नेपेंथिस, ये आपका जो है कीट बच्ची पौधा है। नेपेंथिस आपका कीट बच्ची पौधा है, और ये कीट भक्षण क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की पोषण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है, स्पष्ट है, सिंपल सा है। अब आप सभी लोग ध्यान से इसको करें। ठीक है, अभी सभी लोग ध्यान से करें, अभी कोई भी बातचीत नहीं करेगा। देखो आप क्लास में हो, बातचीत नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, यदि कोई दिक्कत आ रही तो मैं पढ़ रहा हूं ना। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका बताओ, इसका बड़ा कंफ्यूजन है, कल बच्चे भी काफी सारे मैसेज कर रहे थे, मैंने कहा बताऊंगा आज। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए आप इसको, इसका क्या होगा? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। बहुत सारे लोग जल विभाजक भी लगा के आए, वाटर शेड भी लगा के आए। ठीक है, क्या होगा? एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, पानी का भंडारण करती है, पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? क्या लगाया आप लोगों ने इस पे? सी लगाया है 8 का। देखो ये आपके वाटर रिजर्व हैं, यदि आप इंग्लिश में इसी को देखेंगे, वाटर रिजर्व है आपका। इसका वाटर रिजर्व मतलब यहां पे हिंदी में लिखा है पानी का हौज। मैं इसको आसान भाषा में बताता हूं, डैम जो होते हैं ना, बांध जो आपके होते हैं, बांधों में आप देखते हैं हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, वहां पे पानी का भंडारण होता है और पानी को वहां से छोड़ा भी जाता है, वाटर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाटर रिजर्व है। वाटर रिजर्व आपके क्या है? जो डैम बनाए जाते हैं, बैराज बनाए जाते हैं, बहुत सारे बैराज बनाए गए, ये आपके जो है पानी का भंडारण करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, कुछ लोग वाटर शेड बता रहे हैं, ये गलत है आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर सी होना चाहिए, पानी का हौज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है आपका, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको आता है तो ठीक है। ये है गुन्नार मेडल। ठीक है, इसका सही आंसर है 9 का सही आंसर है। आप अपने सेट के हिसाब से देखते रहिएगा, सेट डी है मैं करवा रहा हूं। ठीक है, इसका सही आंसर है गुन्नार मिल्टन। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी जो है, ये इसके पुस्तक के राइटर है गुन्नार मिल्टन। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, कठिन था, इतना आसान नहीं था। एग्जाम हॉल पे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा पक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, और पॉलिटी मतलब सिंपल से, जैसे ही पॉलिटी आता है आपके चेहरे में स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैंने इतना बढ़िया से पढ़ाया है। ऑनलाइन में जिन्होंने पढ़ा है, जिंदगी में कभी पॉलिटी नहीं भूलोगे। पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आओगे, इसके अलावा हिस्ट्री से बहुत अच्छे करके आओगे। हर सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की बात कर रहा है, आर्टिकल 20 की बात कर रहा है? तो यहां पे देखिए, पहला है यातना के विरुद्ध निषेध। देखो यातना के विरुद्ध निषेध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, साक्षी अपने प्रति स्वयं के विरुद्ध कोई भी गवाह नहीं बन सकता है, स्वयं के विरुद्ध कोई भी गवाह नहीं बन सकता है। इसके लिए आर्टिकल 23 में बात की गई है। आर्टिकल 23 कहा जा सकता है आप खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बन सकते। ठीक है, इसके अलावा दोहरे दंड की प्रक्रिया नहीं है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ये 20 के 2 में बात की गई है। इसके बाद कार्योत्तर विधि के बारे में भी बात की गई है 20 के 1 में। तो ये आपकी 3 बातें हैं, इसका ए सही हो जाएगा, 10 का ए सही है, लगभग सही होना चाहिए आप लोगों का 10 का ए। ठीक है, अभी देखो मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई है, और इंडियन हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अभी मध्यकालीन भारत की क्लासेस चल भी रही हैं आपकी। ठीक है, आधुनिक भारत भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में भिक्षु कौन थे? सिंपल सा, नागसेन। मिलिंद पन्ह आपका जो है ये नागसेन जो थे आपका, उनके बीच में पूरा का पूरा संवाद है। नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन एक दार्शनिक है, आपको पता है। नागार्जुन के द्वारा माध्यम कारिका लिखी गई है, शून्यवाद के प्रवर्तक भी हैं, और बाकी तो आपके है ही नहीं, कुमारिल भट्ट, नाग भट्टे कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें नागसेन होने चाहिए। 11 का डी सही है आपका। ठीक है, मैं फास्ट आपको बताता जा रहा हूं। यहां पे एक देखो परिभाषा दी गई है,
12 नंबर पे एक सिंपल सी परिभाषा है, यदि इस परिभाषा को देखें, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने में हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को हम क्या करें, ऐसा प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सकें, हम खुद ही दोहन करके न जाए। तो ये आपका है सतत विकास, सतत विकास, इसका भी डी सही होगा। तो 12 का डी सही है, सिंपल सा है, 12 का डी सही है। सभी को क्लियर होता जा रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे, और सेशन में जितने लोग आए देखो लाइक भी कर देना इस सेशन को, ठीक है। और आपका अपना चैनल है यूपी वालों के लिए, यूपी वाले बच्चों के लिए चैनल मैंने बनाया है, तो इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाना है। आपका अपना चैनल है और इस चैनल पे लगातार यूपी से जुड़ी हुई क्लासेस, कंटेंट, सब कुछ आपको यहां पे मिलता रहता है, ठीक है। आजाद आईएएस एकेडमी संस्थान का ही एक अंग है, ठीक है, यूपी वालों के लिए डेडिकेटेड चैनल। तो यूपी के सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कठिन क्वेश्चन लगा, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा आप किताब पढ़ते हैं, और किताब के अलावा आप जो है उसका वो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं और किताब के अलावा उसका राइटर पढ़ते हैं। लेकिन थीम क्या है उस बुक की, यह पूछा गया है कि किस बुक में किसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, अब ये मुद्दा है कि आपने ये टॉपिक को कितना डिटेल से पढ़ा। वैसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जो लगे कि कभी कभी सुना है, कभी देखा है, छोड़ दो। मैं कभी नहीं कहता इमोशनल होकर के ऐसे क्वेश्चन को आप हल करो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन है आपका, ये मीरात-ए-सिकंदरी एक बुक है। अब ये मीरात-ए-सिकंदरी बुक लिखी है सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू ने पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में जो है आपका जानकारी दी गई है अकबर के गुजरात विजय के बारे में। अकबर जब गुजरात विजय करता है उसके बारे में जानकारी यहां पर मिलती है। तो ये मीरात-ए-सिकंदरी में गुजरात विजय के बारे में जानकारी है, यानी कि सिंपल सा ए का 4 है, ए का 4 है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी एलिमिनेशन मेथड से चीजें हो जाती हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप देखेंगे, लेकिन ए का 4 आपकी दो जगह है, बी में भी है, सी में भी है। तो आपको आगे के पता होने जरूरी है, ठीक है। जब आप आगे के पता करेंगे तब ठीक है। बुरहान-ए-मासिर, बुरहान-ए-मासिर आपका बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ना? तो बी का 2 सही है, बी का 2 सही है। इसके बाद है रियाज-उस-सलातीन। रियाज-उस-सलातीन में जो है जानकारी है आपके बंगाल के इतिहास के बारे में, सी का 1 सही है, बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी है, ठीक है। और इसके बाद रियाजुल-इंसा, रियाजुल-इंसा जो आपका है, इसमें जो है आपका ये जो महमूद गवाह है, अभी मैंने जस्ट ही मेडिवल हिस्ट्री में इसके बारे में बताया था। महमूद गवाह जो है बहमनी साम्राज्य का वजीर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था। इसने बहुत सारे जो है शैक्षणिक काम भी कराए, सांस्कृतिक कार्य भी कराए, और एक तरीके से बहमनी साम्राज्य को मजबूत बनाने का काम किया। तो ये इसमें रियाजुल इंसा में क्या है, महमूद गवाह के पत्रों का संकलन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका डी सही है। तो अब सिंपल सा है, ए का 4 सही है, बी का 2 सही है, सी का 1 सही है, हाँ, और डी का 4 सही है। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन आपका होगा बी सही है इसमें, ठीक है। इसका बी सही है, आपका बी सही है, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा एवरग्रीन क्वेश्चन है। अभी मैंने जनगणना आपको करवाई थी क्लास में, महारिवीजन में ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत भी जनगणना कराई थी, मास्टर वीडियो दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनगणना का सर्वप्रथम कार्य कब किया गया। पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा गया। 1871 में लॉर्ड मेयो जो था, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे आपकी पहली जनगणना होती है 1871 में, 1871 एडी में, ठीक है। फिर इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। अब जी जो हम इंतजार कर रहे हैं वो 2021 की जनगणना है, जैसे ही आएगी मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया मतलब जिससे जो है इकोनॉमिक तौर पे क्या किया जा सके, जिससे एक तरीके से जो आर्थिक क्रिया के साथ जुड़ी हुई हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, है ना। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है इकोनॉमी जनरेट होती है, ठीक है। खेती किसानी करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये भी इकोनॉमी। नौकरी करेंगे तो भी पैसा। लेकिन जब आप समाज सेवा करेंगे तो समाज सेवा से आपको क्या होगा, समाज सेवा आपका एक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, आर्थिक एक्टिविटी नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा।
किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ये मैंने आपको मास्टर वीडियो में भी बताया था। बाकी जो है ये बहुत मतलब एवरग्रीन टॉपिक है, आयोग पूछता ही पूछता है हर बार, ठीक है। मानव विकास सूचकांक हो गया, कोई ना कोई इंडेक्स आ ही जाता है, तो ये करंट से आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। कह रहा मानव विकास सूचकांक 2021-22, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन हमें ढूंढना है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर के, उन्नत मतलब आप खुद सोचिए 130 थे हम 2020 में, और 2021-22 का जो आया है मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक हो गई 132। तो ये गिरी है, नीचे गिरी है रैंक, उन्नत नहीं हुई है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, केवल 2 सही है इसमें, सी सही है, इसका सी सही है, सी सही है। हाँ देखो 1872 ही है, लेकिन ऑप्शन में नजदीकी ऑप्शन आपको बता रहा हूं, वैसे डिबेटफुल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन जो जनगणना वाला है, लेकिन नजदीकी ऑप्शन की बात करते हैं तो आयोग यदि नजदीकी ऑप्शन लेता है तो 1871 आपका ले लेगा। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 में जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए इसलिए 1 मिनट, देखो सर्वप्रथम यहां पे लिखा हुआ है, एक दो चीजें होती हैं जनगणना में। एक तो एक जो रेगुलर निरंतर आपकी प्रारंभ हुई तो वो 1881 होती है, कि निरंतर हर 10 साल में स्टार्ट हो गई। वैसे देखा 1881 की दूसरी जनगणना थी ना, जो रेगुलर निरंतर चालू हुई है वो 1881 चालू हुई है, ठीक है। और 1871 जो आपका है ना, ये 1872 में पहली जनगणना हुई थी, तो यहां पे थोड़ा डिबेटफुल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और इसमें 81 और 71 को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें यहां पे नियरेस्ट आपका ये हो सकता है ऑप्शन, बाकी आयोग जो है यदि इसको मानता है तो ठीक है, ठीक है। ये हर 10 साल में जो चालू हुई है निरंतर के अंतर्गत इसको रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो बच्चों, पॉलिटी का ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, और ये बहुत पुराना नहीं है, एक तरीके से इसको करंट प्लस पॉलिटी जोड़ सकते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन सी थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर ये मीरा कुमार थी, ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति थी भारत की, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ये ग्राम सभा से क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज से तो क्वेश्चन आता ही है। अभी आपको पता है ग्राम सभा के चुनाव भी चल रहे थे, ग्राम सभा नहीं नगरीय निकाय, अभी नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, और अभी रिजल्ट भी आया है 1-2 दिन पहले, और बड़ी, तो ग्राम सभा से पूछ रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन से का जो है कथन सत्य नहीं है। यहां पे नहीं वाला बहुत कंफ्यूज किया है, ठीक है। ये आपका ग्राम सभा यानी आर्टिकल 243A की बात कर रहा है। यहां पे कह रहा है इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल कथन सही है आपका ये, ठीक है, पहला कथन सही है, बिल्कुल सत्य है आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नहीं भाई, केंद्रीय सरकार जो है इसका शक्तियों का निर्धारण नहीं करती है, इसकी शक्तियों का निर्धारण, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य का विषय है, तो शक्तियों का निर्धारण, निर्वाचन का काम जो कुछ भी है राज्य विधानमंडल करवाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये बी सही होगा, क्योंकि बी गलत पूछ रहा है ना इसमें, तो गलत इसमें बी है, बी गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीसरा है ग्राम स्तर पर कि ग्राम सभा जिसमें पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 18 का बी होगा, सेट डी 18 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट यह भी आपका 1 मई था, और 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के तौर पर मनाया था, श्रमिक दिवस के तौर पे। 1919 में एक संस्था बनी थी आपकी ILO, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, उसी के द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। तो इसका बी सही होगा ऑप्शन, ठीक है, बी सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ
आगे चलते हैं, नेक्स्ट है निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त तौर पे बनाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो निसार उपग्रह आपका ये साइंस टेक से क्वेश्चन है और ये आपका इसरो और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, आपका इसरो और नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, ये है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक आर्टिकल है 243 के, हाँ एक मिनट थोड़ा सा कुछ समस्या आई है, मुझे एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। हाँ, अभी तक के क्वेश्चंस में बताइए कितने आप लोगों के सही हुए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सेशन को, इसको सिस्टम को। अभी तक के कितने सही हैं आप लोगों के, अभी तक के कितने सही हैं। 1 मिनट रुक जाइए, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाने दीजिए। कितने सही हैं अभी तक के आपके। और देखो पेपर यदि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए, सावधानी पूर्वक निगेटिव मार्किंग से आप बच जाए तो कट ऑफ तक के नंबर लाए जा सकते थे। लेकिन एग्जाम हॉल पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहते हैं, अभ्यास की कमी रहती है, रिवीजन की कमी रहती है और इन सब कमियों से कई बार जो है हम फंस जाते हैं मैटर हमारा। हाँ चलिए, नेक्स्ट है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। तो इसके लिए आर्टिकल है 243 के, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं 243 टा भी बोलते हैं हिंदी में। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग, यहां पे एक राज्य जो है आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं इसकी। ठीक है, सिंपल सा है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, लोन्टिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन सा है। देखिए, लोन्टिक परिस्थिति तंत्र का मतलब है जो बहाव वाला परिस्थिति तंत्र होता है, जो गति में रहे, जो जल गति में रहे, है ना। तो बहाव वाले में से आपका या तो जलप्रपात होगा जो बहाव में रहता है, या नदी होगी। दलदल आपका रुका हुआ होता है, तालाब भी रुका हुआ होता है ना। मर्सी एरिया यानी आर्द्र भूमि भी आपका रुका हुआ पानी है। तो बहाव वाले में नदी होता है, तो नदी में भी जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको लोन्टिक इकोसिस्टम कहते हैं, लोन्टिक परिस्थिति तंत्र कहते हैं। बहाव में रहने वाला परिस्थिति तंत्र, लोन्टिक परिस्थिति तंत्र में नदी आएगा। तो 22 का बी सही है आपका। ठीक है, 22 का बी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन था जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया। देखिए, बहुत प्रकार के वैक्सीन बनाए गए थे कोविड-19 संक्रमण को लेकर के, जिनमें से कोविडशील्ड, आपका कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब निष्क्रिय वायरस इसमें डाले गए थे कोविड के। स्पुतनिक आपका जो है एडिनो वायरस से बना हुआ था। तो mRNA वायरस से आपके जो मैसेंजर आरएनए है, इससे बने हुए फाइजर और मडर्ना, ये दो आपकी वैक्सीन जो है, एक तो फाइजर की वैक्सीन है और दूसरी मडर्ना की वैक्सीन है। ये mRNA वैक्सीन थी, बहुत चर्चा में थी। करंट में मैंने कितनी बार मास्टर वीडियो में पढ़ाया है, बताया आपको, करंट के सेशन बताया है। तो mRNA वैक्सीन आपकी मडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है। ठीक है, सिंपल सा ये, इसमें मडर्ना सही होगा, बी सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस राजा ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। ठीक है, तो आपने यदि पढ़ा है मेडिवल वाला मेरा इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो या क्लास करी है, कुछ भी किया है, तो उसमें मैंने बताया था जैनुल आब्दीन नाम है यहाँ पे। जैनुल आब्दीन जो आपके थे शाहमीर वंश से थे और कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है इनको। अभी हाल ही में मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, जो महारिविजन की क्लास थी, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है इनको। तो इन्होंने गौ हत्या और जजिया समाप्त किए थे कश्मीर से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। तो अभी 5वीं श्रेणी की, 5वीं जनरेशन की, 5वीं पीढ़ी की आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर, इसको जो है सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 25 का सी, 25 का सी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाना है आप लोगों को।
ठीक है, ध्यान से सुनते जाना है, जो मैं बोलता जाऊं उसको ध्यान से सुनते जाना है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आपकी कौन सी है? आईएनएस वाकीर। ठीक है, 5th जनरेशन की है आपकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करिए और उनके आकार के आधार पर बढ़ते क्रम पे इन्हें बताइए। तो अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करवाई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एंटायर वीडियो भी दिया है। सबसे बड़ा तो आपका सहारा है। अब यहां पे कह रहा आकार के बढ़ते क्रम पे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। देखो, ग्रेट सैंडी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अरेबियन आपका सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, सऊदी में पाया जाता है। सहारा आपका अफ्रीका में है। गोबी आपका जो मंगोलिया और चाइना वाला क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है। तो इसमें से सबसे बड़ा आपका सहारा है, उसके बाद गोबी है। ठीक है, तो अब इसका क्रम की यदि बात करें तो सबसे छोटा आपका ग्रेट सैंडी है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है। सबसे छोटा ग्रेट सैंडी, फिर इसके बाद आइबेरियन, फिर इसके बाद आपका गोबी, और इसके बाद फिर आपका गोबी के बाद है जो है सहारा मरुस्थल। तो इसका डी सही होगा। ठीक है, 26 का डी सही होगा। ठीक है, 26 का डी सही होगा आपका। क्लियर है, स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? किस चीज के लिए? तो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसके हैं महत्वपूर्ण स्रोत? आयोडीन के। ध्यान रखिएगा, समुद्री शैवाल किसके स्रोत हैं? आयोडीन के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो यह आपका बनाया गया 1974 में, 1974 में। यह आपका इसका ए सही है। 28 का ए सही है आपका। ठीक है, 28 का ए सही है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता रखरखाव किया जाता है। मैंने कई बार ये पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। अभी मास्टर वीडियो भी एनवायरमेंट का देखा होता तो भी आपका सही हो जाता। देखिए, दो तरीके से होता है। प्राकृतिक आवासों में संरक्षण करने को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण। तो इन सिटू राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, ये प्राकृतिक आवास क्षेत्रों को ही विकसित किया जाता है, जहां पे जीव जंतु और पादप प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक आवास क्षेत्र को ही इन सिटू, और प्राकृतिक आवास क्षेत्र से दूर ले जाकर के कृत्रिम तरीके से जो संरक्षण किया जाता है उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसे जू होता है आपका, चिड़ियाघर हो गया और बहुत सारी चीजें है ना, जूलॉजिकल गार्डन बनाए जाते हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यानों को, इसका ए सही होगा, इन सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सही है? मतलब इसमें वर्ष और इसको लेकर के बताया गया कि किस वर्ष कौन सी योजना थी और इसका सही क्या है। तो इसमें सही होगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, आपका जो चालू हुआ था, ये 2015 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015 में। ठीक है, ये आपकी सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, योजनाओं वाला पूरा एक मेरा मास्टर वीडियो है, यदि आप उसे देखा होता तो ये कर ले जाते। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ब्रिटिश राजशाही को अपनी करेंसी से हटाने की घोषणा करने वाला देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? आगे चलते हैं। अल्नीनो का पूरा क्लास मैंने करवाया था आपके ऑनलाइन बैच में, रिवीजन कोर्स में। अल्नीनो के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन आपसे किया है। तो अल्नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो देखिए, आपको पता है पेरुवियन तट पे होने वाली घटना है। तो अल्नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं के प्रकट होने से होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरुवियन आपकी ठंडी जलधारा है, लेकिन वहां पे जब रिप्लेस होकर के गर्म पानी आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वहीं पर एल्नीनो की दशा डेवलप हो जाती है। दूसरा कह रहा है, यह गर्म धारा पेरू तट के पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है, जिससे समुद्र तट में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ती नहीं है, प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है, और यहां पे बड़ी मात्रा में जो है जो मछलियां होती हैं उनका भोजन खत्म हो जाता है ना। जहां पे आपका जब गर्म पानी आएगा उससे जो मछलियों का भोजन है, प्लैंकटन है, वो खत्म हो जाते हैं। बहुत मछलियां यहाँ पे खत्म हो जाती, मर जाती। फिशिंग इंडस्ट्री जो यहाँ पे है पूरा का पूरा जो है पेरुवियन क्षेत्र में, वो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रभावित होती है। तो एल्नीनो में से ए सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, इसका होगा केवल, सही पूछ रहा है ना इसमें, तो सी सही होगा इसका। ठीक है, एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 32 का सही है एक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1918 के संयुक्त प्रांत
किसान सभा का गठन निम्नलिखित में किस नेता के द्वारा किया गया? ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को महारिवीजन में भी मैंने बताया था, बाकी ऑनलाइन बैच में तो पढ़ाई है डिटेल से। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। इसमें देखो कई सारे नाम आते हैं, मदन मोहन मालवीय जी का नाम आता है, गौरी शंकर मिश्रा का नाम आता है, इंद्र नारायण द्विवेदी जी का नाम आता है। तो उत्तर प्रदेश में 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, ये अभी यदि आपने मेरा महारिवीजन वाली क्लास की होगी यूपी की तो उसमें मैंने करवाया था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा वहीं से आया है डायरेक्टली। नेक्स्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए ये आपको पता है कि राजधानी परिवर्तन कराई गई थी, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लियर करवाया था महारिवीजन में, आपको याद हो तो महारिवीजन में सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है। तो यहां पे आपको पता होगा कि जब राजधानी परिवर्तित हो रही थी, लॉर्ड हार्डिंग जो है चांदनी चौक में हाथी से चढ़ करके जा रहे थे, और इसी समय पे जो है दिल्ली षड्यंत्र केस बोलते हैं इसको, रास बिहारी बोस, अवध बिहारी, अमीर चंद, बसंत बिश्वास, इन सभी के द्वारा इनके ऊपर बम फेंका गया था, इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। तो इसमें यह संस्था थी युगांतर, युगांतर से जुड़े हुए थे ये सभी, ठीक है। किससे जुड़े हुए थे? युगांतर से। तो इसमें से 3 को फांसी हो गई थी दिल्ली षड्यंत्र केस में, अवध बिहारी, अमीर चंद और बसंत विश्वास को रास बिहारी बोस यहां से लंदन चले गए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट, ये बहुत करंट का टॉपिक है, खूब चर्चा में रहा ये, और आपको पता है नेपाल में एक हादसा हुआ था एयरलाइन का, तो विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसका यति एयरलाइन का विमान था। किसका था? यति एयरलाइन का विमान था, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 क्लास में मैंने करवाया है, मास्टर वीडियो में करवाया है, हर जगह पे मिला है, सिंपल सा आपको। ये अंग्रेजी के लिए ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड, ये साहित्य अकादमी अनुराधा राय को मिला है, ठीक है। आंख मूंद करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सारे पुरस्कार मैंने करवाए थे, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास में खूब अच्छे से हुआ है। फिर बजट से क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, ये पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें से। मैं 37वें क्वेश्चन में हूं, सेट डी में, केंद्रीय बजट 2023 वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? कह रहा है 2023-24 में बजट अनुमानों का कुल व्यय जो है 55 लाख करोड़ रुपए नहीं है, 45 लाख करोड़ रुपए है। ये आपने बजट वाली क्लास की होगी तो सबसे पहली लाइन मेरी यही थी, इंटायर वीडियो में मैंने बताया था इसको। फिर 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5 नहीं, 5.5 का लक्ष्य नहीं रखा गया है, 4.5 का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है जीएसडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे को राज्यों के लिए अनुमानित किया गया है, ये सही है आपका, ठीक है, ये सही है। बाकी तीसरा, राज्यों को 20 वर्ष नहीं है 50 वर्ष है, यहां पे 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है, तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सही नहीं है आपका, कौन सा सही है? यही सी सही है, माफ करिएगा, सही नहीं, सही है आपका सी, ठीक है। तो इसका सी सही हो जाएगा, 37 का सी सही है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 में अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो ये राशि से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको बजट वाली क्लास में करवाया गया है। तो इसका सही जो आपका आवंटन है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय सही है, इसमें 89,155 करोड़ रुपए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 71 से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये आर्टिकल 71 मैंने पढ़ाया आपको, इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो, क्लास सब जगह पढ़ाया। आर्टिकल 71 से क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय, मान लीजिए उपराष्ट्रपति का मान लीजिए चुनाव हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास ही अथॉरिटी है कि वो इसे रद्द कर दे, है ना। तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा पूर्व में किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, बिल्कुल सही होता है, मान्य होते हैं उसके। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी मान्य होंगे आपके उपराष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक पद है। तो जब कोई घोषणा हो जाएगी उसके घोषणा होने के दिन उसके द्वारा काम जो किए जाएंगे हर काम मान्य होंगे, कोई भी काम अमान्य नहीं होगा।
ठीक है, जब पद से हट जाएंगे तब फिर कोई काम अमान्य माना जाएगा। तो ये कथन आपके, दोनों ही कथन आपके क्या है, ठीक है। अब इसमें से सही क्वेश्चन, यहां पे मान्य नहीं लिखा हुआ है, मान्य होंगे तो इसका कथन एक ही सही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें सही कूट का आंसर देना है, तो इसका बी सही होगा, केवल एक बी सही है। 39 का बी सही है आपका, ठीक है। 39 का बी। आर्टिकल 71 एक बार पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 71 में दिया गया है इसका प्रावधान। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का स्थान, ठीक है, यहां पे डेट लिखी गई है और स्थान लिखा गया। ये आपका 28 मई है। झांसी में विद्रोह 28 मई को चालू हुआ, तो लखनऊ में 4 जून सही है, बैरकपुर 29 मार्च सही है, 10 मई को मेरठ में सही है, तो इसका 28 मई 1857 होता है, तो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी, क्योंकि यहां पे गलत डेट पड़ी हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन आया, 1857 क्रांति फेवरेट है। ये है आपके पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपके 95 वर्ष के हो गए थे। कितने के हो गए थे? 95 वर्ष के हो गए थे आपके पोप बेनेडिक्ट, 95 वर्ष के, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये आपके कौन थे? जर्मनी के मूल निवासी थे, जर्मनी के मूल निवासी थे, और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे आपके। ये भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। ये कठिन क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना चाहिए यदि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे चर्चा में था पोप बेनेडिक्ट, निधन में आपको मिल जाता है ये, ठीक है। तो इसका डी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, इसमें सही उत्तर दोनों सही है। नेक्स्ट है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थी? ये मैंने महारिवीजन वाली क्लास में करवाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आया है आपका ये, ठीक है। मुगल दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार पे टप्पा शैली आपकी डेवलप हुई, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया आपको क्लास में, अभी महारिवीजन वाली क्लास में हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। पौधे में जाइलम के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? जाइलम मतलब जल, जल के परिवहन, जा से जाइलम, जा से जल, जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे, यहां पे देखो एक एक्सट्रीम सेंटेंस है, ठीक 12 घंटे। अभी यही लगभग लगभग लिखा होता तो शायद दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये ठीक 12 घंटे नहीं है, 12 घंटे 26 मिनट पे होता है आपका ज्वार आता है, 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है आपका। तो ठीक लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर वेनेजुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, नहीं, यह आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है। इसके बाद महासागरीय लवणता कर्क और मगर रेखाओं पर सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है ना। जितने भी सागर हैं, चाहे वो डेड सी हो, चाहे लेक वान हो, तो ये सब आपकी क्या है? पूरी की पूरी खारी झीलें, सांबर झील हो, डिडवाना झील हो, जितनी भी झीलें, तो महासागरीय लवणता कर्क रेखा व मकर रेखा के पास सर्वाधिक होती है, कथन सही है। नेक्स्ट करा, यदि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में हो तो उस दिन लघु ज्वार, लघु नहीं आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सी सही है, 44 का सी सही है आपका, 44 का सी सही है। मैं थोड़ा सा गति में हूं, हाँ गति में करवा रहा हूं, इसलिए ध्यान से, बाद में यदि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, अपने लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ठीक है, 45 नंबर। देखिए यहां पे 2022 का डेटा है, 2023 में भारत 8वें नंबर पे था, 2022 में 10वें नंबर पे था। 2022 में हम 10वें नंबर पे थे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। 2023 में अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 8वें नंबर पे पहुंच गई हमारी रैंक, ठीक है। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में स्थिति हमारी बुरी हो रही है लगातार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूची 1 और 2 इनको सुमेलित करना है। यहां पे कुछ रोग दिए गए हैं और उसके कारक कौन से हैं, किन कारक से वो रोग होते हैं। सिंपल सा है, देखो ये आपको यदि पता है तो आप कर ले जाओगे। डेंगू के बारे में आप जानते हो, डेंगू एक विषाणु होता है, ठीक है, वायरस है डेंगू आपका, ठीक है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है। पेप्टिक वर्ड ये आपका अल्सर है, विषाणु से भी होता है, ये जीवाणु से होता है। यहाँ पे 4 नंबर पे गलत लिखा है क्योंकि इंग्लिश में देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो ये आपका जीवाणु होगा। यहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया से होता है आपका, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है
और ये ट्रांसलेशन का एरर है, इसलिए आपको एक बार इंग्लिश में जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आयोग इंग्लिश को मान के चलता है, ये ध्यान रखिएगा। आयोग कई बार इंग्लिश को मान के चलता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन एरर हो जाते हैं। अब यदि आयोग के ऊपर है, इसको क्या करेगा, तो यहाँ पे जीवाणु है और इसके बाद जो आपका हाथी पांव के है, फील पांव के बाद एक कृमि से होता है आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका बी सही होगा, आपका बी सही होगा, 46 का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला चलते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन सा अधिकारी था? भाग मतलब टैक्स, दू मतलब एक तरीके से वसूलने वाला, कर वसूलने वाला अधिकारी है ना, भागदू नाम था इसका। तो कौन अधिकारी होता है? जो राजस्व को जमा करता है, ये सही होगा, नाम से ही स्पष्ट है आपका ये, ठीक है। ये मैंने करवाया है क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री में करवाया है। निम्नलिखित प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? प्राकृतिक रेशम ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपका जो है यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, ये तीन चीजें पाई जाती है प्रोटीन में। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सही होगा आपका। क्या सही होगा? नाइट्रोजन आपका सही होगा, ठीक है। ये प्राकृतिक रेशम आपका एक तरीके की प्रोटीन है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका बी सही होगा, ठीक है। 48 का बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा कालानुक्रम की दृष्टि से इनको जोड़िए, मतलब कि इनको क्रम से लगाइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, सिंपल सा भी जानते हैं। तो 13 अप्रैल को घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को। मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुए हैं। खिलाफत आंदोलन 1918 से 20 में हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्रम है। इसमें कह रहा है कौन सा अंतिम में हुआ है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ है। केरल में मोपला से बहुत क्वेश्चन आया है, मैंने ये भी रिवाइज भी करवाया था आप लोगों को, फास्ट रिवीजन करवाया था। फास्ट रिवीजन में महा रिवीजन के अंतर्गत मैंने करवाया था ये आपका। नेक्स्ट कह रहा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से सीधा आया है, मैंने क्लास में करवाया आप लोगों को। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले, बिल्कुल सही है। भारत अनेक खनिजों लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी कथन सही है। तो एक दो दोनों सही है इसमें, ठीक है। सही आंसर पूछ रहा है, इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या सही हो जाएगा? सी, ठीक है। तो रियासी जिले में मिला है आपका, ये मैंने आपको बताया था, करंट की क्लास से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? देखो ये क्वेश्चन फिर से अगेन आपका रिपीटेड है, सतत विकास से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। पहले भी सेम एक परिभाषा दी गई थी और फिर एक परिभाषा दे दी गई, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक ही उसमें, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए। जिसका ये गलत हो गया तो फिर उसका क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक न्यायाधीश होते हैं वो किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, सिंपल सा माजरा है, ठीक है। 124 आर्टिकल 124(2) में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 124(2) का उसे पढ़ लीजिएगा, वहां पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको पता है कि यहाँ पे हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी। अलाउद्दीन खिलजी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी गुलबदन बेगम बाबर की बहन थी, और या वो हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल सा था। 53 नंबर आपने गलत किया तो बहुत गड़बड़ कर दिया, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति शक तत्व में तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों में जुड़ा हुआ है? तो सिंपल सा ये भी आपका 54 का सही हो जाएगा, बी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आर्टिकल 48A में चर्चा की गई है, ठीक है। 48A में, आर्टिकल 48A में चर्चा की गई है, और पर्यावरण को लेकर के ही 51 का झा में भी चर्चा की गई। 51 का फंडामेंटल ड्यूटी, इसके झा नंबर पे एनवायरमेंट संरक्षण की बात की गई है। तो 54 का बी सही होगा। मैंने दोनों ही पढ़ा है, डीपीएसपी भी पढ़ा है और फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ा है महा रिवीजन ब्रह्मास्त्र सीरीज में। यदि आपने पढ़ा है, बाकी क्लास में तो हुआ ही हुआ है। नेक्स्ट है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो ये भी बजट से क्वेश्चन है आपका, और इसमें पूछा गया है
इसमें पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत में कटौती दर्ज की गई है। तो कह रहा है कि मनरेगा में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लगभग मनरेगा में 32% की कटौती की गई है, तो सर्वाधिक कटौती है। फिर पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन के आवंटन के लिए सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो यह भी कथन सही है, 27% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका सी सही हो जाएगा, 55 का सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है सुमेलित करना है, यहां पे कथन सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 दोनों दी गई हैं। अब यहां पे कह रहा है कि दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनना है। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, मतलब अभी सिद्धांत पढ़ाए थे, अभी यूपी स्पेशल की क्लास हुई थी तो उसमें जनगणना पढ़ाई थी, वहां पे डिटेल में करवाया था। देखो क्यों पढ़ाया अब आपको पता चल जाएगा। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत, ये माल्थस का सिद्धांत है, आपको सबको पता है माल्थस थ्योरी है जनसंख्या और, ठीक है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि माल्थस ने बहुत बताया था ये सिद्धांत को लेकर के। बाकी जो है आपका उपर्युक्त जनसंख्या का सिद्धांत जो है ये एडविन केनन का सिद्धांत है। उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन का सिद्धांत है आपका ये वाला ए का। ठीक है, और इसके बाद जो है सामाजिक अपसंयोजन का सिद्धांत जो है आपका ये हेनरी जॉर्ज का सिद्धांत है। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन का है। ये सब क्लास में मैंने पढ़ाए थे। अब यदि आपने पढ़ा है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। क्वेश्चन बड़ा तो लगता है, पर यदि आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल कर लोगे एग्जाम हॉल पे। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा, इसका बी सही होगा आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, क्योंकि जनगणना को लेकर बहुत लंबे टाइम से हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सहायक नदियों की बात की गई है, कौन किसकी सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ पर सहायक नदियों की बात करें, मंजरा गोदावरी की है, हेमावती कावेरी की है, प्राणहिता ये भी गोदावरी की है, गोदावरी की है। ठीक है, मालप्रभा घाटप्रभा ये आपकी कृष्णा की है। तो प्राणहिता गोदावरी की है, इसलिए यहाँ पे मैंने नदियों वाले चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि गलत किया आपने तो फिर क्या किया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नदी वाले चैप्टर पे इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो कुछ भी देख लेते, कर पाते आप। ठीक है, सिंपल सा था, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आसान था, सिंपल था, आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सी सही होगा, इसका यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% हिस्सा वन क्षेत्र है। ये गलत है, इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 6.88% होना चाहिए। ठीक है, राज्य का 6.88% ही आपका जो है वन क्षेत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें सही उत्तर ढूंढना है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन क्षेत्र नहीं है। देखो वन क्षेत्र कम हो सकता है लेकिन जीरो फॉरेस्ट एरिया नहीं हो सकता है। ठीक है, हर जगह पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जा रहा है, तो इसका ए सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन में से इसको रख सकते हैं, इतना आसान नहीं था, तथ्यात्मक चीजें थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, देखिए यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और वर्षा ज्यादा होती है वहां पर यह विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कह रहा है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लौह ऑक्साइड के कारण से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल कलर की होती है लेटराइट मिट्टी, तो ये लौह ऑक्साइड के कारण से, तो इसका जो है केवल डी सही हो जाएगा, इसका डी सही है, 58 का डी सही है। ठीक है, 58 का डी सही है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रैपिडली बहुत फास्ट देखते हैं। चरक संहिता, कठिन क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए आपको। ठीक है, ये कठिन क्वेश्चन है, वैसे इसका सही आंसर सी है आपका, 120 अध्याय 8 खंड। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ कई सारी चीजें पूछा है, जैसे वायु पुराण और जो है गरुड़, इनसे भी क्वेश्चन आया है आपका, आगे मैं बताऊंगा, उससे भी एक पुराणों से क्वेश्चन आया था। ठीक है, किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक इकोनॉमिक सर्वे 2023 से क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023 से भी क्वेश्चन आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 में कह रहा है फैशन ग्रोसरी
जनरल मर्चेंटाइन 2030 भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लिए लगभग जो है 2/3 हिस्से को अपना स्थान रखती है। तो ये कथन आपका सही है, ठीक है, ये क्योंकि सही नहीं है, ठीक है। अभी देखो नहीं, ये गलत है आपका, यहां पे 2/3 नहीं है आपका, और यहां पे जो बात 2030 तक लिखा है ना, 2030 नहीं है, 2023 है। यहां पे ईयर गलत लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 2030 के बारे में क्यों इकोनॉमिक सर्वे 2023 बात करेगा, वो तो 2023-22 की बातें ही करेगा। तो इसका ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ही पूछ रहा है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है जुलाई 2022 तक, क्रेडिट गुड सर्विसेज 16% तक, ठीक है, उससे ऊपर, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल सिंपल सा, इसमें पहला वाला ही गलत है, इसमें 2030 नहीं है, 2023 है। आगे चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और इसमें से एक कथन है आपका जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में, दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी देश का पर्यावरण बनाना है तो वहां के लिए आपको जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। दूसरा कह रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये कारण गलत है। तो पहला सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे पर्यावरण पे संतुलन बना रहना संभव ही नहीं है। तो इसका कथन आपका हो जाएगा डी नंबर, एक सत्य है आर गलत है, ठीक है, एक सत्य आर गलत है, डी सही हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था सीधा, डीकन विश्वविद्यालय। देखो जीएस के तो सारे क्वेश्चन क्लास में है, करंट के क्वेश्चन भी आपके सारे आए हैं। डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि भारत में बन रहा है, पहला जो है विदेशी विश्वविद्यालय आपका बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है ये, और भारत में जो है इसको बनाया जा रहा है डीकन विश्वविद्यालय को, ठीक है। लेकिन ये बन का रहा है गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रहा है, ये बन रहा है गुजरात में, यहां पे लिखा हुआ महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका 63 का एक सही हो जाएगा, केवल एक। अब ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको सही कराना चाहिए था, मैंने क्लास में भी करवाया था आपका, ठीक है, एक सही होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित युग्मों में से 7वीं अनुसूची, हाँ 7वीं अनुसूची से चीजें आई हैं। निम्नलिखित युग्मों में से संविधान की अनुसूची, देखो अनुसूची पूरी याद करवाई थी ना मैंने आपको, अनुसूची सारी याद करवाई गई थी आपको। तो यहां पे लिखा हुआ है नवी अनुसूची, नवी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से नहीं जुड़ी, चौथी अनुसूची जुड़ी है, चौथी अनुसूची। नवी अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं आपका, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। कहां पे अमित जी, कहां पे क्या समस्या है, क्या क्या कम आया है? कम आया तो इसमें सर क्या करेंगे, किसमें कम आया? अभी पहले कर लो, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, आप लिखते जाओ सारी चीजों को, एक बार मैं आपको आंसर तो बता दूं, एक बार आंसर तो समझ लो, बाद में एक बार डिस्कस करना है सारी चीजें। अभी पहले क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लो, सारे 150 हो जाए, फिर 50 क्वेश्चन पूछना, 50 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इसका 64 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था पीएम पोषण के बारे में, कि मिड डे मील का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, नाम 2021 में परिवर्तित किया गया, मिड डे मील योजना का नाम बदल के पीएम पोषण योजना रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पीएम पोषण। तो 2021 में इसका भी नाम बदल दिया गया। आगे चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो डिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो जो मतलब जैविक तौर पे क्या हो जाए, जो है मिट्टी में मिल जाए, या फिर वो जो है उसको डिस्पोजल करने की जरूरत ना हो जाए, वो आपका देखो मल पदार्थ है, मूत्र है, घरेलू अपशिष्ट है, लेकिन कीटनाशक नहीं है, ये रासायनिक है आपका, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? ये देखो, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और 1921 में चैंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, जिसके पहले सेक्रेटरी थे आपके गंगा सिंह जी। गंगा सिंह कहां से थे? बीकानेर रियासत से थे। गंगा सिंह बीकानेर रियासत से थे, पहले सचिव बनाए गए थे। 1919 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत जो है चैंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, ताकि देशी रियासतों को संतुष्ट किया जा सके। तो अंग्रेजों के द्वारा ये एक नीति थी।
नेक्स्ट है फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास किसे को दिया जाता है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है अपने आप में, भारत का तो पता नहीं रहता, फिलीपींस का क्या पता करोगे। तो स्पेन और अमेरिका वासी, फिलीपींस में स्पेन और अमेरिका के लोग पहुंचे और वहां पर वो बहुत सारे एग्रीकल्चर को लेकर के चीजें लेकर पहुंचे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, स्पेन और अमेरिका वासियों के द्वारा। ठीक है, बाकी अभी सिर्फ आंसर पे फोकस करिए, बाकी कोई भी प्रश्न होता है मैं आपको बताऊंगा ना। यहां पे खुद में दरबार करने में लगे हैं। ये कौन है? हीरो जी के स्टडी। बेटा पहले आप एक बार क्लास हो जाने दो, फिर जो पूछोगे बताऊंगा। दूसरा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन में बिल्कुल मत लगो। ठीक है, जब तक सेशन चल रहा है सेशन को ध्यान दो। ये सब अभी 28 मई का एग्जाम है, उसमें भी काम आएगा। देखना करंट अफेयर्स के लगभग यहाँ पे 30-31 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है, मतलब कि कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन से है, कौन सी नहीं है। तो देखिए, एक आपकी ये है अरुणा आसफ अली, इनके बारे में पता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है आपकी अरुणा आसफ अली। ठीक है, दूसरी आपकी है कनकलता बरुआ। ठीक है, कनकलता बरुआ ये असम वाले क्षेत्र में एक्टिव थी और मृत्यु वाहिनी नामक एक जो है संस्था थी, उससे जुड़ी हुई थी आपके, और ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसके बाद आपकी मातंगनी हजारा, ये पश्चिम बंगाल में तामलुक सरकार से जुड़ी हुई थी, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो ये तीनों लेडी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। शांति घोष एक क्रांतिकारी महिला थी, बंगाल वाले रीजन से जुड़ी हुई थी, और ये क्या थी? एक क्रांतिकारी महिला थी। 1931-32 के दौरान जो है ये बंगाल वाले क्षेत्र में एक्टिव थी। ठीक है, तो शांति घोष इसका सही ऑप्शन होगा, 69 का सी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यदि पता है तो कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बंदरगाह और देश। ठीक है, ये मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, रॉटरडम नीदरलैंड में है, इगाक्रा आपका रूस में है, रूस का बंदरगाह है आपका इगाक्रा, चर्चा में बना रहता है आपका। तो रूस का बंदरगाह है इगाक्रा, और जकार्ता आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आगे चलते, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं और बचे हैं आपके 80 क्वेश्चन, बस कराता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट, ये एससीओ समिट आपकी हुई थी, आपको पता है भारत में अभी एससीओ समिट हुई थी, गोवा में हुई थी। तो एससीओ समिट को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल G20 से भी क्वेश्चन आया और एससीओ से भी आया। तो एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा संघाई सहयोग संगठन भारत की अध्यक्षता में एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सिंपल सा है, भारत की अध्यक्षता में हो रहा है एससीओ। ठीक है, अभी आपको पता होगा अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे, बिरावल भुट्टो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अमेरिका नहीं पाकिस्तान के, माफ करिएगा। यहाँ पे झील दी गई है और देश दिया गया है। देखो झील यहाँ पे बैकाल झील रूस में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मराकाइबो वेनेजुएला में है। मराकाइबो ये झील वाला मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी क्लास कराई है आप लोगों को। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा सेशन है। ठीक है, यहाँ पे ओनेगा झील कनाडा में नहीं है, ओनेगा झील आपकी रूस की झील है, रूस की झील है, ओनेगा नहीं है, विनिपेग वगैरह है कनाडा में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे नहीं है पता करना था, तो 72 का ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी पुस्तक लेखक से क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक से इस बार 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये बिमल जलान साहब हैं। कौन है? बिमल जलान साहब। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक आपकी बिमल है, पहले भारत के भूतपूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, सबके सब भूतपूर्व गवर्नर ही हैं, जिसमें बिमल जलान ने पुस्तक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में कथन दिए गए हैं। आर्टिकल 32 मैंने खूब पढ़ाया है, अभी आर्टिकल 32 ही पढ़ाया था, जिसमें सारी रिट्स आपको बताई थी महा रिवीजन सीरीज में, बाकी क्लास में तो पढ़ाई है, हर चीज मैंने क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, तो ये आपका है नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में रिट जारी करने की। इसमें दिया गया उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पक्षा उत्प्रेषण रिट मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो सकती है, रिट का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ये चर्चा में है। बाकी मैंने यह भी बताया था कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर
किसी भी न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी कथन आपका क्या है, सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है, माफ करेगा। मतलब संसद कोई भी कानून बना करके किसी को भी पावर दे सकती है, ठीक है, कि आप जो है फंडामेंटल राइट को लेकर उसको लेकर रिट जारी कर सकते हैं। तो अभी इसका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। बट अभी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया नहीं है। आर्टिकल 32 का सुप्रीम कोर्ट। बेटा अभी क्लास कर लोगे, आप क्लास कर लोगे, पहले आप पढ़ लोगे यहां पे, बाकी सिंपल सा है। देखो यदि आपको किसी को भी समस्या होती है, आप YouTube पे बहुत सारी क्लासेस हैं, आपकी बहुत सारी क्लासेस आप हैं, उन क्लासेस को एक बार देखिए, आपको समझ में आए तब आप क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन बैच में तब आपको जुड़ना है जब आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, तो तब आपको चीजों को लेना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे काम किया है, हर सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। कोई भी चीज ऊपरी तौर पे नहीं पढ़ाता हूं, जो भी पढ़ाता हूं डिटेल में पढ़ाता हूं। आज तक मैंने हर सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो दिए, हर सब्जेक्ट के इंटायर वीडियो दिए, तो सब पे काम किया। पिछले 7 साल से यही काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको पहले बैच की क्लासेस देखनी, ठीक, और बाकी अभी क्लास करिए। जब आपको बैच में दिख जाए, क्लासेस कर जाए, तब आपको जुड़ना है किसी भी चीज से। बाकी टीम के बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, वहां पे अन्य टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं हर सब्जेक्ट में अपनी एक कमांड रखता हूं। हर सब्जेक्ट में मैंने मेहनत की है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस हो, हर सब्जेक्ट में मैंने मेहनत की है, ठीक है। और ये संभव है, यूपीएससी में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट पे आपको काम करना होता है। तो जब सारे सब्जेक्ट में आपको काम करना है तो सारे सब्जेक्ट पे काम किया जा सकता है। और एक एक सब्जेक्ट मैंने एक बार नहीं पढ़ाया, 20-20, 25-25 बार हो गए सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे। 25-25 बार सब्जेक्ट कंप्लीट कराए, और हर बार कंटेंट अपडेट होता रहता है चैनल पे। एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूं, एग्जाम से अतिरिक्त नहीं, बट डिटेल में, कोई भी चीज ऐसे ना हो कि छूटे, ठीक है। चलिए अब ये भी अगला क्वेश्चन भी आपका बजट से है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं लगातार कंटिन्यूअस पिछले 7 साल से लेता आ रहा हूं, मास्टर वीडियो 7 साल से बनाता चला रहा हूं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर बाकी ये 3 सही हैं, ब्याज भुगतान सही है, करों एवं शुल्कों और राज्य की भागीदारी सही है, रक्षा बजट सही है, सब्सिडी में 7% है आपका, यहां पे 9% लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे सब्सिडी में ये इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, 75 का डी सही नहीं है, ठीक है, 75 का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ये बहुत नियुक्तियां हैं, जब कभी भी कोई नियुक्ति होती है उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हिपकिंस महोदय हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिंस चुने गए, क्रिस हिपकिंस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है जलीय पौधा जिसे प्रायः जलीय प्लावित धान के खेत या जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है, यह है एजोला, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है, 77 का सी सही है, एजोला, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बार जैव उर्वरक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्धनता के प्रकार बताइए। तो निर्धनता के यहां पर प्रकारों दिए गए, पूर्ण निर्धनता यानी कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से निर्धन है, गरीबी रेखा से नीचे है। सापेक्ष निर्धनता, कई बार जो है हम रिलेटिव तौर पे देखते हैं निर्धनता को लेकर के, ये भी निर्धनता का प्रकार है। व्यक्तिपरक निर्धनता का कोई उपबंध नहीं है, प्रकारात्मक निर्धनता की बात कोई नहीं है। तो इसके आपके सी ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2, ठीक है, केवल 1 और 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 78 का सी सही होगा आपका, ठीक है, 78 का सी सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, ठीक है, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, मतलब कौन सी एक तरीके से अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है, जो क्रिया नहीं करता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये है आपका एक्टीनियम, रेडॉन, क्रिप्टन, ऑर्गन, ये आपकी नोबेल गैसें हैं, एक्टीनियम आपकी नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहर्स के आइलेट्स की बीटा सेल्स कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन है इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन होता है और ग्लूकाकान आपका अल्फा सेल से होता है। अल्फा सेल से ग्लूकाकान और बीटा सेल से आपका इंसुलिन आपका जो है होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट से बीटा सेल्स की कोशिकाओं से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय मूल किस व्यवसायी को सातवां लंदन बरो के मेयर दूसरी बार चुना गया है, ठीक है। तो भारतीय मूल के हैं
साउथ वार्क से, लंदन से इनको क्या है, मेयर चुना गया है। इनका नाम है सुनील चोपड़ा। ठीक है, सुनील चोपड़ा। इसका सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? सी ऑप्शन। बहुत फास्ट करवा रहा हूं आपका, और ये बहुत क्वेश्चन सारे के सारे लगभग आपके सही है, मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित पेशवाओं के कालानुक्रम के बारे में बताइए। ये देखिए मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। पेशवाओं में देखिए सबसे पहले आए बालाजी विश्वनाथ, नंबर 1 पे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम आए, इसके बाद आपके बालाजी बाजीराव आए। ठीक है, तो पहले बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव प्रथम आए, फिर बालाजी बाजीराव आए, इसके बाद आपके माधव राय आते हैं, फिर नारायण राव आते हैं। तो यहां पे तीसरे नंबर वाले बालाजी बाजीराव नहीं है, यहां पे आपके बालाजी विश्वनाथ है, फिर बाजीराव है, फिर माधव राव है, फिर नारायण राव है। तो इस हिसाब से आपका ये बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 82 का बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से यहां पे पुस्तक दी गई है और कवित्री दी गई है कि कौन सी पुस्तक सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सही नहीं पूछा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पे गंगाबाई के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है, गंगाबाई के द्वारा गणेश देव लीला नहीं लिखी गई। ये किसने लिखा है? गणेश देव लीला ये लिखा है मधुर अलील के द्वारा, मधुर अली के द्वारा लिखा गया है, मधुर अली के द्वारा। इनके द्वारा राम जो है, इनके द्वारा रामचरित भी एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, गंगाबाई के द्वारा नहीं लिखा गया, मधुर अली के द्वारा गणेश देव लीला लिखी गई, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संधारणीय विकास, देखो फिर से सतत विकास से पूछ लिया एक। ठीक है, ये सतत विकास को लेकर जो लक्ष्य है उसको लेकर क्वेश्चन है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वैश्विक सूचक संरचना राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधारभूत संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह कथन क्या है आपका? यह कथन सही है आपका। ठीक है, यह कथन आपका सही है। ठीक है, दूसरा यह है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा चतुर्दिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। यह कथन आपका जो है गलत है, तो इसका डी सही होगा, केवल एक सही है इसका। ठीक है, केवल एक सही है इसका, केवल एक सही है, डी सही है इसका। 84 का डी सही है, 84 का डी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों के संदर्भ में बताइए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, यूनानी, वो पहले यूनानी आए, सिकंदर आया, फिर इसके बाद शक आए, फिर कुषाण आए। हिंद यवन होता तो भी वो एक क्रम बन जाता। तो इसका बी सही होगा, 85 का बी। ठीक है, 85 का बी सही है, सिंपल सा है। आगे चलते हैं, अगला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, पुरातात्विक साइट्स मैंने मैपिंग भी करवाई थी एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास में। डिडवाना तो सीधा सीधा राजस्थान में है, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, और इसके बाद ईशमपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और ये आपका गुडियाना गुफा तमिलनाडु में पड़ती है। तो बस सिंपल सा है, इसके हिसाब से देख लीजिए। इसके हिसाब से आपका ए का 3 सही है। ठीक है, ए का 3, सी सही होगा आपका ये। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी एवरग्रीन है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी एवरग्रीन है, बहुत बार पूछा गया है, पीवाईक्यू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है आपका। और यह विश्व वेटलैंड दिवस में 2 फरवरी को यह क्वेश्चन आपका, 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अभी मैंने एक्सप्रेसवे पढ़ाए थे यूपी स्पेशल वाली क्लास में, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार बना रही, यूपीडा एक संस्था बनाई गई आपकी, यूपीडा वो बना रही है आपकी, यूपीडा के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जितनी मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित उत्कर्ष योजना, सब केंद्र सरकार की योजना है। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। जितने भी स्तनधारी पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, सब में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 जो है आलिंद और निलय होते हैं ना, तो हृदय में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से दर्रे दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहां पे देखो नीतिला आपका उत्तराखंड में है, मानाला भी उत्तराखंड का ही है। ठीक है, नीतिला ये आपका उत्तराखंड का दर्रा है, ये सही सुमेलित है आपका। ठीक है, इसका सी सही होगा, 90 का सी, 90 का सी। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको करंट की क्लास में करवाया था, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित है? फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, इसका बी सही होगा, 91 का बी सही है आपका।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा है, भर दिया सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन सतत विकास लक्ष्य से पूछा है आपका। तो यहाँ पे देखिए एसडीजी में ये आपका एसडीजी 10 जो आपका जुड़ा हुआ है, ये असमानताओं की कमी को लेकर के है, असमानताओं की कमी को लेकर। ये मैंने क्लास में करवाया है, किसमें, पर्यावरण की क्लास यदि आपने की होगी तो उसमें मैंने सारे के सारे आपके एसडीजी लिखवाए, सतत विकास लक्ष्य लिखवाए। इन्वायरमेंट की क्लास जिन बच्चों ने की होगी पूरी लिस्ट बनवाई है मैंने। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका 3 होगा। ठीक है, इसके बाद एसडीजी 13 जो आपका है, एसडीजी 13 जुड़ा हुआ है जलवायु क्रिया से। ठीक है, एसडीजी 14 आपका जुड़ा हुआ है पानी के नीचे जमाव से। ठीक है, और एसडीजी 15 जमीन पर जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जमीन पर जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन है इसका बी। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कानपुर है ये। ठीक है, अभी लगातार बैठकें चल रही G20 की, कानपुर है ये आपका, कानपुर को सम्मिलित नहीं किया गया, बनारस, आगरा और ग्रेटर नोएडा है। नेक्स्ट है, ये बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन, अभी मैंने यूपी स्पेशल वाली क्लास में पढ़ाया था मैं नदियों को लेकर के। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, ये बिल्कुल रटा रटा एक क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। आगे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में दिए गए कूट को बताइए। देखो रटवा रखा है मैंने, आर्टिकल मैंने पढ़ाए थे आपको, महारिवीजन में पढ़ाए थे, क्लास में पढ़ाए हैं। कितना पढ़ाया है? 280 तो सीधा सीधा वित्त आयोग पे लगा दो, 224 आप निर्वाचन आयोग पे लगा दो, इसके बाद 238 आप अनुसूचित जाति आयोग पे लगा दो, 215 आपका लोक सेवा आयोग पे, 315 लोक सेवा आयोग पे लगा दो। तो ये मैंने पढ़ा रखे, 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग और फिर आपका निर्वाचन। रटवा रखा है, क्लास में करवाया था, खूब अच्छे से करवाया है सभी को। ठीक है, वेरी गुड। 95 का कौन सा सही है? 95 का आपका सही होगा। ठीक है, 95 का आपका सही है। एक बार देख लेते हैं, ये आपका हाँ ए का 4 है ना, तो इसका सही है डी नंबर। 95 का डी नंबर सही है आपका, 95 का डी नंबर। ठीक है, आगे देखो नदियां है, बहुत सिंपल सा है। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, महानदी गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ये सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी डी सही होगा आपका, ए का 4 है। ठीक है, ये भी डी सही है आपका, 96 का डी। देखो शतक लगने वाला है जल्दी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी नदी है? ये अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ाया है खूब अच्छे से। रियो ग्रांडे, रट लो, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे आपकी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब देखो आप कितना, बहुत कठिन नहीं है, यदि आपने इनको पढ़ा है, रिवीजन किया है, सब कुछ क्लास से है, सब कुछ मेरे पढ़ाए हुए से है। शिव समुद्रम क्या है आपका? शिव समुद्रम आपका जल शक्ति को लेकर के बनाया गया है, यह आपका जल विद्युत से जुड़ा हुआ है, जल विद्युत। ठीक है, और कलपक्कम आपका जुड़ा हुआ है नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कलपक्कम, शिव समुद्रम जल विद्युत, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा, तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। 98 का बी सही है, 98 का बी सही है, ध्यान रखिएगा। इसका 99 फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर, ये क्लास में लिखवाया था, करंट अफेयर्स के नोट्स में देखना, तुमकुर कर्नाटक सही है, तुमकुर कर्नाटक सही है इसमें। ठीक है, ये मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको करंट अफेयर्स क्लास में, सुबह मॉर्निंग वाली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हंसी पैदा करने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से आया है। नेक्स्ट है आपका संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये रटा रटा है क्वेश्चन है, कितनी बार बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश 31 सीटें राज्यसभा, 80 सीटें लोकसभा, दोनों सही है भाई, ए सही है इसमें। सही उत्तर क्या है आपका? दोनों सही है, ए 80 सीटें लोकसभा और 31 सीटें राज्यसभा। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है?
यहां पे देखिए दो चीजें जुड़ी हुई हैं, आर्थिक विकास वर्सेस मानव संसाधन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स, इनका योगदान को लेकर। तो आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि के पर प्रभाव डालता है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। क्या लगता है दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? जब आर्थिक विकास होगा तो जनसंख्या वृद्धि है ना, और जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो इसका दोनों सही होगा, डी नंबर। ठीक है, 102 का डी सही होगा, 102 का डी सही होगा। हाँ, मैंने सारा कुछ रटवाया है। अब क्या ये सब क्वेश्चन कुछ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा पढ़ने के बाद निकल आएंगे। ये कह रहा है कि देखिए सतत विकास लक्ष्य फिर आ गया, सतत विकास लक्ष्य इस बार भर गया, यही 4-5 क्वेश्चन आ गए। सतत विकास का लक्ष्य नहीं, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, भूख शून्य करना, अच्छा स्वास्थ्य करना है, लैंगिक समानता प्राप्त करनी है, पर अंतरिक्ष नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में हंगुल हिरण पाया जाता है? ये आपका दक्षिग्राम में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर, सी 104 का सी। नेक्स्ट, भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, अपने नोट्स में देखो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया आपको। ये आपका जामनगर गुजरात में बन रहा है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी आपका बन रहा है जामनगर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए संसदीय सचिवालय होते हैं, लोकसभा का अलग होता है और आपका राज्यसभा का अलग होता है। आर्टिकल 98 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में जानकारी है? आर्टिकल 98 में। ठीक है, तो संसद के प्रत्येक सदन का सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसका 106 का डी सही होगा। ठीक है, आर्टिकल 98 पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है, भारत में G20, देखो आ गया G20 से भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए G20 से। एक क्वेश्चन ये है आपका G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में। देखो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां हैं, कमल है, बिल्कुल सही बात है, और ये 7 महाद्वीपों को दिखाती है, ये भी सही बात है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, बी इसका सही है। 107 का बी सही हो जाएगा आपका, 107 का भी। इसके बाद अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, खरीदादार कौन होते थे? खरीदादार आपके जो है फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार बोलते थे। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा नहीं है इस तरीके की चीजें तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था वो खरीदादार कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? अभी मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, मेडिवल हिस्ट्री में नया, तब यहां पे डिस्कस किया था। अजीजुद्दीन खान के द्वारा जो है आपका नागरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां के अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया अजीजुद्दीन खान ने। इसका ए सही होगा। ठीक है, अभी मैंने सल्तनत वाली क्लास में पढ़ाया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें यूट्रिफिकेशन वगैरह सारी चीजें, तो ये आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की मात्रा को इंडिकेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 110 का बी सही होगा। अगला है, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त आयोग। वित्त आयोग से क्वेश्चन आया है, फाइनेंस कमीशन भी बड़ा एवरग्रीन टॉपिक रहता है हमेशा। कह रहा वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य नहीं 4 सदस्य होते हैं, तो यह कथन गलत हो जाएगा। अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को भाई क्यों प्रस्तुत करेंगे? ये देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं आपके। ठीक है, दोनों गलत हैं, बी सही होगा इसका, बी सही होगा इसका, 111 का बी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम है? महिला रेजिमेंट है आपकी रानी झांसी रेजिमेंट। ये किसके द्वारा डेवलप की गई? लक्ष्मी सहगल के द्वारा। किसका नाम क्या है? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल के द्वारा ये आपकी डेवलप की गई। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के द्वारा डेवलप की गई। रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के द्वारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो देखिए
भारत में लक्ष्य जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य 2045 तक है। ठीक है, कब हमने निर्धारित किया है? 2045। ठीक है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है 2045 तक हमने निर्धारित किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन एक और ये। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून खूब अच्छे से पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, खूब पढ़ाया है बढ़िया से। ठीक है, सिंपल सा है। यह कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है ना जून के महीने में, तब तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। कहां बारिश होती है आपकी? वो आपका कोरोमंडल तट में नहीं होती है। कब होती है? वहां लौटता हुआ मानसून जो आपका होता है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, वो बारिश कराता है। क्यों? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर का वृष्टि छाया प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, तो अरब सागर की शाखा भी नहीं जल देती और बंगाल की खाड़ी सीधे सीधे निकल जाती है। इस कारण से ये दोनों कथन सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका बी सही होगा। ठीक है, ये 114 का बी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लास में खूब ये सब बताए गए हैं, अभी रिवीजन कराया था तब भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी देखो, मैंने यूपी स्पेशल की क्लास में नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाया था। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा मिलती है, बिल्कुल सही बात है, बाकी इंडियन ज्योग्राफी में भी होगी। बेतवा हमीरपुर में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में, प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज में टोंस मिलती है आपकी और यमुना मिलती है गंगा के साथ। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका केवल एक, इसका डी सही है, इसका डी सही है आपका। ठीक है, क्लियर है, डी सही है। अभी देखो, ये मैंने पढ़ाया था आपको सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स पढ़ाया था मैंने। इसमें छोटे राज्यों में टॉप 3 स्टेट आपके पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा थे। ये मैंने पढ़ाया है, करंट अफेयर्स की क्लास में देख लेना, सामाजिक प्रगति सूचकांक पढ़ाया था, जिसमें छोटे राज्यों में पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यदि आपने क्लास की है तो 116 का ए सही करके आए होगे। नेक्स्ट है, ये पृथ्वी सम्मेलन है, बहुत पुराना है, फिर से वही बात, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, फिर से सतत विकास। ठीक है, इसका भी सतत विकास होगा। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन, ये पर्यावरण की क्लास से क्वेश्चन है, पर्यावरण में मैंने करवाया है। ठीक है, लगभग देख लो, अब हर क्वेश्चन आपके सामने है, हर क्वेश्चन आपकी क्लास के नोट्स के अंदर का है। अब बस आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन की है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका फूड चेन से क्वेश्चन है। देखो, अगला क्वेश्चन फूड चेन से पोषक स्तर बनाते हैं, तो पोषक स्तर आपका खाद्य श्रृंखला जीवों से संबंधित होता है। 118 का सी सही होगा, 118 का सी सही है, फूड चेन से जुड़ा हुआ है, खाद्य श्रृंखला से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। अगला चलते हैं। ठीक है, केवल पौधे नहीं हो सकते, केवल मांसाहारी, एक पूरी फूड चेन है, फूड चेन में पोषक स्तर आपका रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया? देखो, अब ये करंट का क्वेश्चन था, चर्चा में था, टैक्स स्कैंडल किया था इन्होंने, कर की चोरी का मामला था, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला था, तो इसके कारण से 119 का सी सही होगा, टैक्स स्कैंडल। ये आपका यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चंदौली सही होगा। चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? चंदौली में। कहां पर है आपका? चंदौली में। समझ में आ रहा है ना? बहुत फास्ट बता रहा हूं, बट सिंपल सा, लगाते जाओ आंसर। नेक्स्ट कह रहा, रेगिस्तान में आवास करने वाले, तो मरुस्थल में रहने वाले मरुद्भिद। ठीक है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर मरुद्भिद है। ठीक है, मरुद्भिद। ठीक है, क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा महान्यायवादी जो है आपके, महान्यायवादी का पद ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा। बिल्कुल सही कथन है, ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बनता है क्योंकि भारत का ये प्रमुख जो है विधि अधिकारी होता है। दूसरा, महान्यायवादी को उसके पद से प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद है तब तक ये रहेगा। हटा दिया, एक तरीके का पॉलिटिकल पोस्ट है ये, है ना, कैबिनेट के सलाह से राष्ट्रपति ने हटा देते हैं, तो इनको पारिश्रमिक मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या सही होगा? इसका केवल एक सही है, डी सही होगा आपका, इसका महान्यायवादी वाले का डी से 122 का डी। देखो, पॉलिटी तो और बाकी भी सब्जेक्ट कितने आसानी से हम कर रहे हैं। ये मैंने आपको कराया था मास्टर वीडियो में भी और अभी इंटायर वीडियो या करंट अफेयर्स की क्लास में भी हुआ है आपका ये टॉपिक। देखिए, अभी चीते लाए गए थे आपके, टोटल कितने चीते लाए गए? 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे
और 12 चीते आपके साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। कहां रखे गए? कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए। ठीक है, इनमें से भी 3 चीते आपके खत्म हो गए हैं, 3 चीते आपके खत्म हो गए हैं। ठीक है, एक का नाम सासा था, दूसरे का नाम उदय था, तीसरे का नाम दक्ष था। 3 चीते खत्म हो गए। तो ये 20 चीतों में से 17 चीते बचे हैं। अब इनमें से 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए हैं। इनकी आबादी को सुधारने के लिए प्रयास किया गया है। तो बिल्कुल सही कथन है आपका ये। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसका बी सही होगा। ए आर दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी करते हैं। ये सब पढ़ाया है मैंने, करंट अफेयर्स में खूब रटवाया आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका एक सैन्याभ्यास है, सुदर्शन प्रहार। ये भी मैंने सैन्याभ्यास एक लिस्ट करवाई थी, उस लिस्ट में देखना ही मिलेगा। सैन्य प्रहार युद्धाभ्यास आपका ये सेना का है, थल सेना के द्वारा होता है। थल सेना हमेशा राजस्थान में करती है अपनी ये। ठीक है, राजस्थान में होता है, जो पोखरण वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पे। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? तो आपको खुद पता है, प्राकृतिक आवास को यदि खत्म किया जाएगा तो सबसे ज्यादा, यदि प्राकृतिक आवास को ही खत्म कर दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा जैव विविधता का ह्रास होगा। तो इसका 125 का बी सही है, 125 का बी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे जो है कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को उस पर प्रस्ताव के लिए विचार करने। देखिए, हमेशा कभी भी ध्यान रखना इस बात को भी किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, 2 राज्य बनाने हैं या 2 राज्यों को जोड़कर 1 बनाना है, कुछ भी करना है तो पहले राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश लेनी पड़ती है। तो जब राष्ट्रपति सिफारिश देते हैं, सिफारिश देने के बाद ही क्या होता है आपका, ये जो है आपका ध्यान रखना है इस बात को, जब सिफारिश करते हैं तभी ये बनता है। तो पहला कथन तो सही है, इसका पहला कथन सही। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति को उस विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो देखो, ये भी कथन, कारण भी सही है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति से पूर्व जब हम अनुमति मांग लेते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति वीटो नहीं ला सकता ऐसे विधेयक में, उसमें साइन लास्ट में करना ही पड़ता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका बी सही होगा ऑप्शन, इसका बी सही होगा। सिंपल सा मामला, कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन, पुनर्गठन, 2 राज्य बनाने, पहले राष्ट्रपति से पूर्व जो है क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति उसको किसी विधानमंडल, जो संबंधित विधानमंडल है वहां पे भेजेंगे, फिर उसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति स्वीकार करें ना स्वीकार करें चलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब संसद में बिल जाएगा, संसद पारित करेगी, फिर राष्ट्रपति वीटो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पूर्व सिफारिश की थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम पे व्यवस्थित करिए। अब देखो, ये संविधान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले संविधान सभा बनी आपकी, कब बनी? 9 तारीख को, वो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, पहले कैबिनेट मिशन संविधान सभा बनी। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है, और प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को, 1947 को। अब इसमें से क्या कह रहा है कि इनको क्रम से लगाना है। अब आपको देखो, ये डेटे याद होनी चाहिए, मैंने सब कराया, सब याद कराई आपको, A to Z जितनी भी डेटे हैं, सारी डेटे याद कराई। तो सबसे पहले नंबर 4 है, तो इसका सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले संविधान सभा बनी, फिर आपका जो है प्रारूप समिति, और इसके बाद संविधान अंगीकृत हुआ, फिर लागू हुआ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी? ये आपका ताइवान है, चीन के पड़ोसी, चीन का हिस्सा, 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम का हिस्सा। ताइवान के द्वारा अब सभी के लिए जो 1 जनवरी 2005 के बाद वर्ष हैं, इनको 1 वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण लिया जाएगा। बहुत कम उम्र है यहाँ पे लोगों की। ठीक है, और चीन का दबाव बना रहता है, इस कारण से यहाँ पे एक पूरे देश को ही आर्मी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगला चल रहा है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारे संसद के 2 सदन है और 3 भाग हैं, जिनमें से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 भाग हैं। तो जो बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। दोनों सही है। ठीक है, और ये इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित भी कर रहा है। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा, इसका डी आंसर सही होगा, 129 का डी।
ठीक है, ए आर की दोनों ही सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। देखो सिंपल कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं है। कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में एक आया, कैप्टन हॉकिंग्स अभी क्लास में करवाया था मैंने, महारिवीजन में भी, बाकी क्लास में हुआ है। 1608 में आया था ये, तो पहला तो गलत हो जाएगा, 1611 में नहीं 1608 में आया था। तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था ये, ठीक है, तो तुर्की अच्छी जानता था ये, तो इसका केवल 2 सही होगा, इसका केवल 2 सही होगा, 130 का बी, ये क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में बताइए। देखो उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, विधान परिषद के गठन के बारे में जानकारी 169 में दी गई है। आर्टिकल 169 से क्वेश्चन है आपका, 169 से क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया गया है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है कथन आपका। दूसरा, किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, यह भी सही है कथन। तो 1 2 दोनों सही, ए सही होगा इसका आंसर, ए सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि नाटू नाटू से क्वेश्चन जरूर आएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी इसको मिला हुआ है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है आपको। तो नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला था, गोल्डन ग्लोब भी मिला था। इस गाने को लिखने वाले पर्सन कौन है, रचनाकार है MM कीरावानी। MM कीरावानी के द्वारा ये गाना लिखा गया था, और ये जो RRR थी SS राजामौली की मूवी थी आपकी, MM कीरावानी के द्वारा नाटू नाटू सॉन्ग लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश की योजनाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये आपके पहला ऑप्शन सही होगा, ये अनूठी उपहार योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, अनूठी उपहार योजना, इसका ऑप्शन सही है सी, केवल एक, इसका ऑप्शन सही है सी, केवल एक। अगला चलते हैं, संसद की ज्वाइंट सेशन के बारे में चर्चा, 134 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटफुल हो सकता है, अब ये देखना पड़ेगा आयोग क्या करता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ आर्टिकल 109 यहां पे, जबकि यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये 134 नंबर मैं डिबेटफुल मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं। यदि इंग्लिश को मान लें, इंग्लिश वाले को, तो यहां पे 109 यदि लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 109 की कुछ दशाओं में संसद, ये गलत है, 109 नहीं होगा, 108 होगा। ज्वाइंट सेशन के बारे में जानकारी 108 में दी गई है, 109 में धन विधेयक है आपका, मनी बिल है, 109 110 दोनों धन विधेयक हैं आपके, ठीक है। तो 108 के हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त, वो 109 के हिसाब से गलत हो जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिकता स्पीकर करते हैं, ये कथन आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका डी सही होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कुछ और भी दिया है, तो वो मेरे ख्याल से गलत भी हो सकता है। 1 2 दोनों सही नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे आर्टिकल 108 दिया नहीं गया, आर्टिकल 109 दिया गया है, ठीक है। एक बार 134 को आपको पढ़ना है, 134 पढ़ना है, इसके बाद आपको इसको करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, 134 तक आ गए। देखो कितना फास्ट मैंने करवा दिया आपका रैपिड। इंग्लिश वाले के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, इसमें डिबेट हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 134 के बाद आगे चलते हैं 135 में। पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति है, तो अशोक मेहता समिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि अशोक मेहता समिति 1977 में अपनी सिफारिशों के संदर्भ में इन्होंने 2 स्तरीय की बात कही थी, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 2 स्तर की बात की थी। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, यह गलत है। इन्होंने ब्लॉक ही गायब कर दिया था, जैसे 3 स्तरीय होती थी ना, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और आपका जिला पंचायत, इन्होंने कहा प्रखंड नहीं रहेगा, ठीक है, ग्राम को तो इन्होंने माना था। तो ऐसे में जो है केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। अशोक मेहता समिति से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आपका ए सही है, 35 का 135 का ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति मोस्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। आलमगीरपुर मेरठ वाला क्षेत्र पूर्वी स्थल है आपका, ये पढ़ाया है मैंने, इसको महारिवीजन में पढ़ाया है, ठीक है। ये बहुत रटा रटा है क्वेश्चन है, और अभी यूपी स्पेशल की क्लास में भी पढ़ाया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस क्या है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय
2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय दिवस का जो विषय रखा गया गरीबी उन्मूलन के लिए वो है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, ये आपका ए सही होगा। इसका थीम से क्वेश्चन पूछा गया गरीबी उन्मूलन के लिए, तो ये आपका व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस तरीके का टीका आपका डिप्थीरिया से बचाता है? ठीक है, तो यह है टॉक स्क्वाइड टीका, यह डिप्थीरिया से बचाता है। टॉक स्क्वाइड टीका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह डिप्थीरिया से बचाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ईबी रामास्वामी नायकर, ये मैंने पढ़ाया था अभी महारिवीजन वाले में। ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के में बताइए। उन्होंने असहयोग आंदोलन का हिस्सा लिया, बिल्कुल सही बात है, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया था, एक तो 1944 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की, ठीक है, और इनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया गया था। इनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, हम। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो सिंपल सा है, दोनों कथन सही हैं आपके। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, और इन्होंने दलित वर्ग के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट यहां पे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन और बचे, बस 10 क्वेश्चन है। किलिमंजारो सबको पता, तंजानिया, पढ़ाया है खूब बढ़िया से पढ़ाया है सारी चीजें। ठीक है, माउंट टिबुकल आपका मोरक्को में है। ठीक है, और स्टेनली आपका जो है स्टेनली युगांडा में है, और हॉकर आपका अल्जीरिया में है। ठीक है, तो ये आपके पर्वत हैं। ये पर्वत मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी पर्वत थे एक क्लास में मैंने करवाए थे, अफ्रीका वाले क्लास में। तो ये इसका 140 का आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 140 का सी सही है आपका। किलिमंजारो 140 का सी, तंजानिया, टिबुकल मोरक्को, स्टेनली आपका युगांडा और हॉकर आपका अल्जीरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक स्रोत, नवीकरणीय स्रोतों को हम गैर पारंपरिक भी कहते हैं, है ना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अभी ये परंपरागत यूज नहीं कर रहे, परंपरागत यूज कर रहे पेट्रोल का, डीजल का, कोयला का, ये पारंपरिक है। गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय। बहुत आसान सा चीज है, ये पूछी गई, देखो रटी रटाई चीजें भी बहुत सारी पूछी गई हैं। नेक्स्ट है, ये करंट का क्वेश्चन है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो इनकी संख्या 149। थोड़ा सा ये पता है तो फैक्चुअल आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 149, इसका ए सही है। अगला है, बहुत सिंपल सा है, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। खूब पढ़ाया है मैंने आपको ये इन्वायरमेंट की क्लास में। ठीक है, तो पर ये 143 का डी सही होगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पढ़ाया विंड सिस्टम में कोरियोलिस बल के कारण से, पढ़ाया ना विंड सिस्टम, खूब अच्छे से विंड सिस्टम पढ़ाया क्लास में, कोरियोलिस बल के कारण से होती है ये। ठीक है, तो ये पढ़ाया है। निम्नलिखित में से जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना में मातृ मृत्यु दर भी है और नवजात मृत्यु दर है, दोनों आपकी इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दोनों को लेकर के ये योजना है आपकी। इसका बी सही होगा, 145 का बी, 145 का बी सही है, सिंपल सा है ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब टोटल 5 क्वेश्चन और आपके बचे हैं, बस 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। पीएम गति शक्ति योजना, कौन सा कथन सही है पीएम गति शक्ति को लेकर के? देखिए, पीएम गति शक्ति आपकी 2022 में नहीं प्रारंभ हुई आपकी, ये अक्टूबर 2021 में चालू हुई है। 13 अक्टूबर 2021 में ये योजना आपकी चालू की गई है, पीएम गति शक्ति। इसके तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी कि सड़क बनाना है, रेल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बंदरगाह बनाना, जनसंचार साधन बनाना, जलमार्ग बनाना, लॉजिस्टिक अवसंरचना बनाना, इससे जुड़े हुए शक्ति ढांचे को साथ इनको जोड़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना, ध्यान रखना है इस बात को, पीएम गति शक्ति योजना। क्लियर है, स्पष्ट है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, पुराण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पुराण के संदर्भ में वायु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल कथन ये आपका सही है। दूसरा विष्णु पुराण, माफ करेगा, विष्णु पुराण,
ये मैंने स्रोत वाले टॉपिक में पढ़ाया है। यदि आप स्रोत देखेंगे तो जब भी मैंने मौर्य वंश पढ़ाया है तो पहले लिखवाया कि विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आप स्रोत में देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, वहां पे मैंने क्लास में ये चीजें बताई हैं। ठीक है, विष्णु पुराण से ये एक और है आपका मत्स्य पुराण से सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुराणों से ये दोनों कथन सही है आपकी, वायु पुराण से गुप्त वंश और विष्णु पुराण से मौर्य वंश। ठीक है, ये मैंने स्रोत वाले टॉपिक में पढ़ाया है एंशिएंट हिस्ट्री में। दर्शन भी आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उत्तर मीमांसा, देखो उत्तर मीमांसा जो है ये बदरायण जुड़े हुए हैं इससे, बदरायण। ठीक है, कपिल आपके सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं, सांख्य। तो ये आपका पहला वाला तो गलत है। मीमांसा, मीमांसा से ये पूर्व मीमांसा, इससे जैमिनी जुड़े हुए हैं, जैमिनी। न्याय दर्शन से आपके गौतम जुड़े हुए हैं, तो सी तो सही है इसका। न्याय गौतम जुड़े हैं, पतंजलि योग से जुड़े हुए हैं, और कणाद आपके वैशेषिक से जुड़े हुए हैं, तो इसका सी सही होगा। ये क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको दर्शन वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट आपका कह रहा माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको ये पढ़ना होगा। ऑस्ट्रेलिया मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने पिलवारा क्षेत्र बताया था, पिलवारा क्षेत्र आपका लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। तो माउंट न्यूमैन वाला क्षेत्र है, माउंट न्यूमैन आपका लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र है, तो 149 का सी सही होगा, 149 का। और इसके बाद निम्नलिखित में से स्पेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है प्रिंस हैरी के द्वारा स्पेयर पुस्तक लिखी गई। ये आपके हो गए 150 के 150 सवाल। इनमें से 140 से ज्यादा सवाल आपके संस्थान के द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक से ही आए हैं। 140 से ज्यादा सवाल आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, आपको मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, आपको मैंने मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो में पढ़ाया है। एक बार पूरा सिलेबस करके देखो, ये आपके लिए प्री क्या मेंस भी आसान लगेगा। मेंस में मैंने इथिक्स, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, IR, हर टॉपिक को, यूपी स्पेशल का पेपर 5-6 हर चीज पे काम किया हमने। बस अब मुद्दा है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, कितना चीजों को करते हैं। 150 के 150 क्वेश्चन आपके सामने मैंने करवाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं। आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देख लेना, ज्योग्राफी के देख लेना, आप पॉलिटी के देख लेना, आप हिस्ट्री के देख लेना, आप करंट के देख लेना, सारे के सारे। मुद्दा बस इतना था कि आप रिकॉल नहीं किए होंगे यदि आपने गड़बड़ की है। अब देखो बात रही कट ऑफ की, यदि आप 95+ ला रहे हैं तो आपको मेंस तैयारी चालू कर देनी है। बाकी कट ऑफ मैं शाम को डिस्कस करूंगा, शाम को मतलब शाम को या कल सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से मोस्ट ऑथेंटिक कट ऑफ आपको बताऊंगा मैं हर एक वर्ग के लिए। ठीक है, कि जनरल के लिए क्या है, EWS के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, और पुराने जो कट ऑफ के साथ भी कंपेयर करेंगे, और कट ऑफ क्यों इतनी रहेगी इसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस बार सीटें कम है थोड़ा, है ना, और ऐसे में पेपर बहुत कठिन नहीं था, पेपर मध्यम स्तर में था। जिसने आसानी से पढ़ा है, टेस्ट सीरीज लगाया है, रिवीजन किया है, कोर्स कंप्लीट किया है, वो आराम से पेपर लगा सकता था, कर सकता था, अच्छा परफॉर्म करके आता। ठीक है, तो पेपर इतना कठिन नहीं है, आपकी रिकॉल पावर है जो सारी की सारी चीजें आपको बताएंगी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, मैंने आपको हल करवाया, बता दिया। ठीक है, आप लोग एक बार मैच कर लो, मैच करके फिर इससे जुड़े हुए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग, ताकि फिर आगे हम कट ऑफ को लेकर के आप लोगों को प्रॉपर प्रिडिक्ट कर सकें। आयोग की भी आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। लगभग मैंने जो बताया है मोस्ट ऑथेंटिक है, ये आपका जो है लगभग सही है। जहां तक आयोग में 1-2 क्वेश्चन की बात रहेगी वो मैंने बता दिए कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक जगह में हिंदी ट्रांसलेशन का एरर है और 1-2 जगह और एरर है डेटा वगैरह का। ठीक है, जैसे 1871 वाला जो दिया गया है तो वो कुछ डेटा वाले एरर हैं, वो आयोग फिर देखते हैं क्या करता है उसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग करना है। बाकी आप लोग बैच से जुड़िए। ठीक है, मैं आप लोग को बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो लोग आगे नेक्स्ट अब मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो बैच है लक्ष्य बैच है, और सभी लोग इसमें जुड़िए, अपने मित्रों को भी बताइए सभी को, और बहुत शानदार तरीके से आप सभी की तैयारी रहेगी इसमें, और कुछ भी नहीं बचेगा। जो 2023 वाला मेंस देना है 24 और सबके लिए है पूरा का पूरा बैच। ठीक है, तो मैं बैच को लेकर, और जो आपके 2 पेपर हैं, पेपर को लेकर के भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। दोनों के दोनों पेपर आपके
कंप्लीट कराए जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपके जो आपका बैच है, बैच को लेकर आपको सूचित कर देता हूं। ठीक है, ये आपका लक्ष्य बैच है। ठीक है,